ये जब मुझे बोला गया तब मुझे गुस्सा आया। डेटा की वैल्यू हर चीज़ से ज़्यादा हो गई है, समय से भी ज़्यादा। कि मेरी चुनौतियाँ महिला होने के कारण हर उस महिला की चुनौती के समान था। ने सबसे बहुत बचपन से बोला, तुम बाबा की बेटी हो, तुमको गणित में 10 में से 10 लाना है। बहुत ही सराहना करना चाहूँगी वहाँ के टीचर्स का। साथियों, आज हम लोगों के बीच डॉक्टर सोना जमीन जी हैं। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी नमस्ते संजीत। पहले तो आपको यूनेस्को में को चेयर नियुक्त करने के लिए बधाई, और झारखंड को इससे बहुत गर्व है। आप हमें बताएं, गुमला से लेकर जेएनयू तक का एक सफ़र कैसा रहा? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभात खबर को कि आज मेरी जो सेंट मार्गरेट स्कूल में मैंने अपनी वहाँ से अपनी जर्नी को मैं अगर याद करूँ झारखंड में, क्योंकि मुझे उससे पहले के भी, मैं जब 2.5 साल की थी और यहाँ नहीं थी, मेरे पिताजी शिकागो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। उस समय की कुछ घटनाएं याद है अपने अस्तित्व को लेकर, मैं उस समय से याद करती हूँ। पर सेंट मार्गरेट स्कूल में शिक्षा शुरुआत करके अभी आज मैं प्रभात खबर के इस क्या बोलते हैं इसको समाज में मैं उपस्थित होने सकी। मैं तो अरे यात्रा तो लंबी है। ये यात्रा अगर याद करूँ तो मैं कम से कम 57 साल की यात्रा है। मेरी उम्र अभी 62 है। तो और इस यात्रा में मुझे हमेशा मुझे लगता है कि एक फेवर्ड जो जिसके प्रति बहुत फेवर होता है, ऐसा फेवर्ड और ऑनर्ड यात्रा रही है। क्योंकि जो भी जितनी दुर्गम सोचा जाता है उतनी दुर्गम मेरे लिए नहीं हुई, बहुतों के लिए इससे बहुत दुर्गम हो सकती है। और गुमला अभी तत्काल गुमला डिस्ट्रिक्ट है, पहले रांची डिस्ट्रिक्ट था। हमारा गांव झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। मेरे माँ पिताजी जो कि पिताजी ने शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, परंतु हर साल हम लोग कम से कम एक बार गांव जाते थे। और इसलिए हम लोग हमेशा अपने उस जीवन और जनजीवन के साथ हमेशा जुड़े हुए थे। घर में भी हमारे हिंदी में बातचीत होती भी थी, कुड़ुख में भी बातचीत होती थी, इंग्लिश में भी बातचीत होती थी उस समय भी। तो इसलिए हम 3 भाषाओं के मध्य बढ़े। हिंदी मीडियम में स्कूल किया और 10वीं कक्षा के बाद मैं और मेरी बहनें, जो मेरे से 3 बहनें छोटी हैं, सब हम लोगों ने 10वीं के बाद रांची छोड़ा, अपने हायर एजुकेशन के लिए अपना अपना रास्ता चुना। मेरे पिताजी जब मैं 5 साल की थी उस समय बोला था, ईश्वर ने बुद्धि सबको बराबर दी है, इस्तेमाल करना। इस एक वाक्य का कि ना तो आवश्यकता पहले हुई, ना तो उसका एहसास हुआ कि उसमें गहराई कितनी हो। परंतु जब मुझे स्कूल में ही बोला गया संस्कृत में, सबसे झरिया तुम सबसे ज़्यादा नंबर क्यों लाती हो, ये तो आर्यों की भाषा है। ये 12 साल की उम्र में मुझे तब भी नहीं समझ में आया। परंतु उसके बाद और 3 साल के बाद जब मैथ्स कॉलेज, स्कूल में तो ठीक था, परंतु कॉलेज में बायोलॉजी ले लेना तुम नहीं सकोगे, ये जब मुझे बोला गया तब मुझे गुस्सा आया। फिर मुझे 10 साल पहले जो बात कही गई थी उसका ध्यान आया कि सबको बुद्धि बराबर मिली है। और इसीलिए मेरे माँ पिताजी बोलते थे कि हमारे आदिवासी बच्चे मैथ्स और साइंस इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे टीचर नहीं हैं। तो जब मुझे बोला क्या तुम नहीं सकोगी, उसी दिन मैंने कहा मैं दिखाऊंगी। और मेरे ख्याल से वो दिखा सकने की प्रक्रिया और जो रिबिलियन मेरे में था, कंट्रोल करने के अगेंस्ट रिबिलियन, वो मुझे आज यूनेस्को चेयर के अपॉइंटमेंट तक ले गया है। क्योंकि तो उसमें दूसरी और एक एलिमेंट है कि केवल पढ़ाई और उसमें एक्सेल करने की बात नहीं है, जो कि मैंने मैथ्स में ही बीएससी एमएससी किया। और कंप्यूटर साइंस 80 के दशक में बस आ ही रहा था हमारे देश में, और उस समय कहीं भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं था, किसी आईआईटी में भी बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं था। पर अब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था। और इसलिए मैंने अपने एमएससी में भी थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिथम्स और ये सब पढ़ा था। तो इसलिए मुझे एमफिल कंप्यूटर साइंस
पढ़ने में आसान नहीं, डिफ़िकल्टी नहीं हुई बिल्कुल। और पीएचडी कंप्यूटर साइंस में और एआई में कर पाई मैं, जो 80 के दशक में, जबकि अभी एआई का इतना बड़ा क्लाउड बन गया है ना। पर एआई मैंने तब से पढ़ा। तो ये जर्नी और इन सब के बावजूद ज़मीन से और जैसे गांव से और अपनी संस्कृति और अपने लोगों के साथ हमारा कभी संधि विच्छेद नहीं हुआ। और दिल्ली में भी हम लोग बहुत लोग मिलते रहे हैं। यूनिवर्सिटी में मैंने स्टूडेंट्स के लिए अपने घर में जगह बनाया कि हमारे आदिवासी और जितने भी वंचित समाज के स्टूडेंट्स को लगता है कि थोड़ा सुकून की आवश्यकता है, तो मेरा घर सबके लिए खुला रहता है। मेरे घर का दरवाज़ा केवल जब मैं सोने जाती हूँ ना तब कुंडी लगती, क्योंकि जेएनयू में रात में भी डिनर के बाद ऐसे मीटिंग्स होते हैं, सफाई होती हैं, तो मैं 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे लौटती हूँ, तब अंदर से कुंडी लगती। तो इसलिए सबको पता है कि मेरा घर खुला रहता है। जी, बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। हमारा यूनेस्को चेयर का टाइटल ही है यूनेस्को चेयर इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिजिनस नॉलेज रिसर्च गवर्नेंस एंड रीमेट्रिएशन। रीपेट्रिएशन होता है, उसी तरह रीमेट्रिएशन है। ये मुद्दा कनाडा के फर्स्ट नेशंस पीपल के का है ज़्यादा, तो इसलिए मैं अपनी बात केवल द फर्स्ट पार्ट पर ही रखूँगी कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिजिनस नॉलेज रिसर्च गवर्नेंस। मेरा विषय तो कंप्यूटर साइंस और एआई रहा है, उसमें इंडिजिनस नॉलेज रिसर्च या इंडिजिनस लैंग्वेज रिसर्च, इंडिजिनस कल्चर रिसर्च तो नहीं है, परंतु उन सारे रिसर्च से जो आउटपुट आता है वो तो डेटा है। और आज की तारीख में कोई भी डेटा, हम सब डेटा की वैल्यू जानते हैं। जियो ने जब फ्री का सिम दिया उस समय से ही हमें पता है एट द कॉस्ट ऑफ आधार डिटेल्स। और इसलिए अभी डेटा की वैल्यू हर चीज़ से ज़्यादा हो गई है, समय से भी ज़्यादा। और इसलिए जब मेरा ध्यान हमेशा ये लगा रहता था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी केवल एक इंडिविजुअल की नहीं होती, विशेष करके आदिवासी समाज अक्रॉस द ग्लोब, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो चीज़ मुझे एक उरांव पर्सन बनाता है मेरी कुड़ुख भाषा के द्वारा, उसी तरह संताल संस्कृति के कारण और संताली भाषा के कारण उनकी जो धरोहर है, हर एक में समानता भी है। ह्यूमैनिटेरियन लेवल में हर समाज के कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी हैं। उन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह उस पूरे समाज को की वो विरासत केवल नहीं है और धन है, उनका कंट्रोल तो उन पर बनता है, ना केवल एक इंडिविजुअल पर। अगर मैंने कुड़ुख भाषा के किसी एस्पेक्ट पर या किसी राग पर रिसर्च किया तो वो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरे समाज का है। और इस तरह से जो आज की तारीख में जीआई टैगिंग भी होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो कि स्पेसिफिक होता है, इवन कल्चर स्पेसिफिक, बट जीआई टैग मिल जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को, उस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उन तक सीमित करने का और उसके फ़ायदे को, उससे होने वाले प्रोडक्टिफाई करने के बाद उससे जो फ़ायदा होगा, बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, उनको मिलेगा। पर यहाँ अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी एक समाज की है और जब उसको प्रोडक्ट के रूप में भी बनाया जाए, जैसे अपने सोहराई पेंटिंग बोलिए या हमारे डमकच राग बोलिए, तो यदि वो उससे कमर्शियल बेनिफिट हो रहा है तो उस पूरे समाज को किस हद तक दिया जा सके, इसके लिए डेटा एंड नॉलेज सॉवरेनिटी एंड गवर्नेंस के लिए यदि आप लोग सर्च करेंगे तो केयर एंड ओकैप प्रिंसिपल्स डिजिटल ये में है फॉर नॉलेज सॉवरेनिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें ये तय होता है कि डेटा किसके कंट्रोल में रहे। केयर का है, के फॉर कंट्रोल, ए फॉर एक्सेस, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ई फॉर एथिक्स। तो
ये है कि केयर प्रिंसिपल्स, और ओ कैप भी लगभग ये इसी तरह हैं। और हमारे डेटाबेसेस, कंप्यूटर साइंस के डेटाबेसेस इत्यादि में एक FAIR प्रिंसिपल्स भी हैं, जो कि पॉसिबल है कि इनको हम डिजिटल एल्गोरिथम्स में हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिथम्स हो सकते हैं हमारे सिस्टम्स में, मिडलवेयर जो बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस के लोग, सॉफ्टवेयर्स में एक तो लो लेवल होते हैं, एक फ्रंट एंड में यूज़र इंटरफेस होते हैं, तो पर बीच में मिडल लेयर्स जो होते हैं उसमें पॉसिबल है कि ये केयर ओ कैप फेयर प्रिंसिपल्स को एल्गोरिथमिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि सॉवरेनिटी, जिस रिसर्च को मान लीजिए सिद्धू कानूनो मुर्मू यूनिवर्सिटी में होता है, तो वहाँ की संताल एकेडमी या संताल समाज उसके ओनर हों, यूनिवर्सिटी एट अ लार्ज के बावजूद छोट, और उसका एक्सेस किसको कब क्यों और कब तक के लिए दिया जाए ये वो तय करें। तो इन सब के लिए मेरा इंटरवेंशन होगा, टेक्नोलॉजिकल एंड AI इंटरवेंशन to implement this for the outputs and the data that is already existing, as well as that will be done in the future. All the research by the tribals, of the tribals, from not only for the tribals but for all. और ऐसे ही हमारी टेक्नोलॉजी टीम में भी हमारे बाय एंड लार्ज मिनिमम 60 to 70, मैं तो बोलूँगी 90% हमारे जितने भी टेकीज़ होंगे, और मैं एकदम फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स से लेके एकेडमिक्स की टीम मेरी बनेगी, जो कि हम केयर प्रिंसिपल्स को ऐसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि इसमें हमारे जितने रिसर्च आउटपुट्स जो हमारे देश में ट्राइबल्स की लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, हिस्ट्री, एनीथिंग, हम दरअसल कॉलोनियल एजुकेशन की एक विडंबना ये है कि डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और आदिवासी इको सिस्टमिक ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ईथॉस पे बिल्ट है, जिसमें हम बॉटनी और मेडिसिन और वेलबींग को अलग नहीं कर सकते। और उसी में लिटरेचर भी आ गया, कहीं पर कुछ आ गया, तो बट इस तरह से फिर से इन सारे टू ट्रांसफॉर्म इंडिजिनस नॉलेज रिसर्च एंड ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। मैम, क्या आदिवासी समाज के होने और महिला होने के नाते आपके जीवन में चुनौतियाँ रही हैं? आपने जिस सवाल को पोज किया है, मुझे लगता है हर इंसान के लिए चुनौती होती है। हम जब अपने घर के बाहर निकलते हैं, घर के अंदर अलग चुनौतियाँ होती हैं, जैसे हम अपने घर के दरवाजे को क्रॉस करते हैं या अपने परिसर से बाहर कदम रखते हैं, हर इंसान को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ इसको लोग बताते हैं, परंतु मैं क्या कर सकती हूँ ये मुझे तय करना होता है। तो वो तय करने की प्रक्रिया में अड़चनें तो आम हैं, पर उसके सॉल्यूशंस खास बन जाते हैं, क्योंकि हर एक के लिए अपने तरीके से सेम चुनौती को सामना करने का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी चुनौतियाँ महिला होने के कारण हर उस महिला की चुनौती के समान था, जो कि 1980 में मान लीजिए रांची छोड़ा, तो उस समय ट्रेन में यात्रा करने के लिए जो चुनौती किसी महिला की रही होगी, ट्रेन में लाइट बहुत कम, टॉयलेट बिल्कुल गंदा, है ना, और ईव टीजिंग लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, और ये जो चुनौती किसी भी महिला की उस दशक में रही होगी, और या तो अभी भी है। अभी की इस समय में सारा डिजिटल हो गया है, मेरे एक्सपर्टीज़ का एरिया है भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में, साइबर थ्रेट्स भी अपने, और उसी तरह से हैरेसमेंट भी है, स्टॉकिंग भी फिज़िकल नहीं है, डिजिटल है।
तो हर महिला को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अभी, मेरी भी वही चुनौतियाँ थी। इसलिए कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं था। हाँ, ये बोल दिया जाता था कि ये लोगों की सोच थी कि हो सकता है आदिवासी है तो ये नहीं करेंगी, तो वो मुझे तय करना था कि मुझे क्या-क्या करना है। बचपन में जो चुनौतियाँ मेरे परिवार ने दी, चुनौती या चैलेंज जो मेरे परिवार ने दी कि टीचर्स मैथ्स और साइंस के नहीं हैं, ये चुनौती मुझे परिवार से मिला और इसलिए मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा। परंतु मैंने मैथमेटिक्स एक और कारण से भी पढ़ा। जो सबसे पहली चुनौती मुझे लगता है हर उस भाषा-भाषी और विशेष करके आदिवासी बच्चों को होती है कि पहली कक्षा में बैठे हैं और उनको भाषा बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। इस चुनौती को मैंने महसूस किया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था और मैं हर दिन कुछ शब्द लेकर आती थी और मेरी माँ से पूछती थी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मेरी माँ बतलाई थी कि सबसे पहले दिन मैं पूछी थी, मकड़ा क्या होता है। तो ये चुनौती जो भाषा की चुनौती है ना, वो आदिवासी और आदिवासी भाषाओं के भाषी बच्चों की चुनौती को मैंने पहली कक्षा में महसूस किया। तो इसलिए मैं आपके जवाब के तहत यही बात कहूँगी कि जो विशेष करके आदिवासी भाषा भाषी बच्चे हैं, उनको एजुकेशन में जो चुनौती होती है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा में जो चुनौती होती है, उसको मैंने महसूस किया हुआ है। और तीसरे साल तक हम लोग भाषा थोड़े बहुत सीख लेते हैं और घर में बोला जाता है स्कूलों से कि इसी भाषा में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में बात कीजिए। इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों के भी बच्चों को बोला जाता है, पेरेंट्स को, कि प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश एट होम। क्यों? ताकि बच्चे को और थोड़ा उन्मुक्त माहौल मिले और ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस हो। परंतु और ये भी बोला जाता है कि आप सपोर्ट करें बच्चे को, जो सिखलाया जा रहा है आप भी घर में पढ़ाएं। मुझे एक बात बतलाइए, मुंडा जी आप ही हैं ना, कि अगर आपके मुंडारी भाषी पेरेंट्स हैं, आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, कैसे आपके पेरेंट्स, मान लिया जाए, मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी शिक्षित थे, परंतु मान लिया जाए कि कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कम शिक्षा वाले हैं और केवल मुंडारी जानते हैं, और यदि मुंडारी भाषा में शिक्षा दी जाती और मुंडारी संस्कृति से संबंधित सिलेबस पहली कक्षा में होता, तो क्या आपके माता पिता आपको यदि गलत शिक्षा मिलती तो वो नहीं सुधारते? जिस तरह की अपेक्षा आज की तारीख में की जाती है हिंदी मीडियम स्कूल्स या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए। और इसीलिए ये चुनौती, जो कि वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर स्कूल में अलग है अपने घर से, तो जो चुनौती होती है वो मेरी आदिवासी आइडेंटिटी के कारण वो भाषा, उसको मैंने महसूस किया। और महिला वाला तो मैंने पहले बता ही दिया। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। गणित प्रेम के बारे में आप अपने अनुभव बताएं, साथ ही आप जेएनयू में रहते हुए कंप्यूटर साइंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, उसके भी कुछ अनुभव हों तो वो हम लोग के साथ शेयर करें। गणित प्रेम के लिए श्रेय दो बातों को जाता है। एक तो मुझे मेरी माँ ने सबसे बहुत बचपन से बोला, तुम बाबा की बेटी हो, तुमको गणित में 10 में से 10 लाना है। ओके, एक तो ये बतलाया था, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा 10 में से 10 लाते थे अपने स्कूल में या जो, और ईश्वर की दया से मैं शायद सेंट मार्गरेट में, मुझे नहीं पता, और मेरे समान दूसरे भी स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनको 100 में से 100 आया हो, तो मैं उस गिनती में भी हूँ। मैंने मद्रास यूनिवर्सिटी में जब मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक पेपर होता है, उसमें भी 100 में 100 ला पाई मैं। पर ये प्रेम तो शुरू हुआ घर में की चुनौती से, और दूसरा हिंदी भाषा नहीं जानने के कारण पहली कक्षा में जब योग प्लस और माइनस सिखलाया गया तो मैं उसको क्या समझ पाई। तो गणित प्रेम के का श्रेय इन दोनों को जाता है। भाषा की लिमिटेशन, जो कि मुझे हिंदी नहीं आती थी, परंतु जोड़ घटाव आ गया समझ में, और इसलिए वो प्रेम तो चलता रहा। और इनकरेजमेंट जो मिला कि बाबा की बेटी हो तो पढ़ना, तो इसलिए तो हर बच्चे की लालसा होती है कि जो अपेक्षा रखी जा रही है उसको पूरी करे। एक वो था। दूसरा, कंप्यूटर साइंस में मैं
मैथमेटिक्स से कंप्यूटर साइंस में इसलिए स्विच कर पाई, वहाँ भी मैं इसका श्रेय मेरी गुरुजी जो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में भारत में सबसे अग्रणी हैं उनको देना चाहूँगी। उन्होंने कहा जो हमें थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस पढ़ाती थी MSc में, और मैंने JNU में MPhil इन कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे टिप्स दिया कैसे मैं प्रिपेयर करूँ वाइवा के लिए। रिटन में तो मैं निकल गई और वाइवा 30 मार्क्स का होता था, तो उन्होंने मुझे बतलाया कैसे मैं प्रिपेयर करूँ, और ये भी बोला कि दिस इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, द मैच्योरिटी विल कम मच लेटर, सो देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन कंप्यूटर साइंस एंड इट्स गुड for anybody to try. If you don't get it, come back to mathematics, नहीं तो कंप्यूटर साइंस में जाओ। तो इस तरह से मैंने वहाँ कंप्यूटर साइंस में MPhil किया, और उसी दौरान क्योंकि बहुत ही अच्छा मेरा फाउंडेशन MSc के दौरान एल्गोरिथम्स, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस और थोड़ा प्रोग्रामिंग में हुआ था, तो मुझे इस एरिया में स्विच करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इसलिए हो पाया क्योंकि उस विषय में जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने सुपरवाइज करने के लिए एग्री किया, क्योंकि थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में कोई करना नहीं चाह रहे थे टीचर लोग, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं कर पाई। और मैंने कि अपने रिसर्च को भी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा एरिया है कि हर 3 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, पर साइंस को बदलने में टाइम लगता है। तो मैंने जब रिसर्च सुपरवाइज़ करना शुरू किया तो डेटा एनालिटिक्स पर ही किया, मशीन लर्निंग पर किया, और फिर काफ़ी समय बिताने के बाद मैं स्पेशल डेटा एनालिसिस, जो कि जियो स्पेशल डेटा होता है, सैटेलाइट डेटा होता है, इनके एनालिसिस पर मैं सुपरवाइज़ करा रही हूँ स्टूडेंट्स को। अभी तक मैंने 20 PhD करवाए हैं, और एक का सबमिशन इसी महीने होएगा, और उसके बाद मेरे पास 2 ही होंगे, और फिर रिटायरमेंट के कारण मैं और लोग की स्टूडेंट्स को ठीक है। नमस्कार मैम। जोहार। जोहार मैम, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने अनुभव साझा करें, और इसी के साथ दूसरा सवाल है मैम कि आप एक कठोर प्रशासक के रूप में भी जानी जाती हैं, जी बताएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होने की बात भी मैं कोविड को उसका श्रेय दूँ क्योंकि मैं लॉकडाउन जैसे हुआ यहाँ रांची में थी और एडवर्टिजमेंट देखा, बहुत सोचने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया, ये इस आशा में नहीं कि मेरा अपॉइंटमेंट होएगा, पर इस आशा में कि चलो झारखंड सरकार को मेरा CV तो मिल जाए, यदि कभी उनको इच्छा हो तो मुझे मुझसे अगर मशवरा लेना चाहेंगे। पर ऐसा अच्छा बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ हुआ कि मेरा अपॉइंटमेंट हो सका, और कोविड होने के कारण मैंने उस यूनिवर्सिटी में जितनी चीज़ें टीचर्स को और स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जा सके, तो वो मैंने कोशिश की। सबसे पहला तो किसी भी VC को अपनी यूनिवर्सिटी के हर टीचर के साथ उनको मुलाकात कर पाना असंभव होता है, पर उन वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग जो ऑनलाइन क्लास कैसे किया जाए उसका हमने ऑर्गेनाइज़ किया, शेड्यूल किया। टीचर्स ने ना केवल मोबाइल और ख़रीदा, उन्होंने स्टैंड भी ख़रीदा ताकि क्लासेस ले सकें। तो मैं बहुत ही सराहना करना चाहूँगी वहाँ के टीचर्स का, और हर एक का चेहरा मैंने पहचान लिया, नाम भी, और कौन से टीचर किस कॉलेज में है। और इसी से भी मुझे एहसास हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जिसकी संख्या हमेशा जितने पोस्ट अलॉट होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में उतने ना हो तो शिक्षा पर कितना कुप्रभाव होता है। और इतने टीचर्स यदि ऑनलाइन क्लासेस ना लेते होते तो कैसे मैनेज करते हैं इन पर्सन क्लास, ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए क्योंकि मैं जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की है, हमारी बहुत छोटी क्लास होती थी, 40 मैक्सिमम 40 की क्लास होती थी, जिसमें टीचर का पर्सनल अटेंशन हर स्टूडेंट को मिलता है। 40 अभी टीचर स्टूडेंट रेशियो के अनुसार भी 1:11 या जितना भी होना चाहिए, वो यदि मेंटेन नहीं होता है तो क्वांटिटी एजुकेशन में क्वालिटी कैसे आएगी। और वो क्वालिटी की अपेक्षा करना किसी भी एजुकेशन सिस्टम में कितना अनफेयर है, टीचर्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी।
इसका फर्स्ट हैंड दुखद अनुभव मुझे इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। और क्योंकि JNU में भी हमारी क्लासेस हमारे स्टूडेंट्स 50 से ज़्यादा नहीं होते। आइडियली हमारे MTech इत्यादि में 15 मैक्स 12 to 15। तो इसकी आदत है इस तरह से पढ़ने और पढ़ाने की, और उसके बाद ऐसे सिस्टम में आए जहाँ GRE के कारण, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के प्रेशर के कारण एडमिशन डिनाई न करने का जो एक आह्वान रहा है, उसके कारण कोविड के समय 28,000 से थोड़ा कम स्टूडेंट्स ने UG में एडमिशन लिया था, जिसमें 1,000 स्टूडेंट्स भी BCom के लिए नहीं थे, जिसमें शायद 3,000 कुछ स्टूडेंट्स BSc के थे और रिमेनिंग ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के थे। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि संताल परगना के स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस ज़्यादा पसंद है। इससे केवल ये सिद्ध होता है कि हमारे उस एरिया में कितने स्कूल या कॉलेज हैं जो कि क्लास 2 में साइंस और कॉमर्स ऑफर करते हैं। और यही रेशियो जो उसके बाद हमारे यहाँ एडमिशन्स बाद में शायद 35,000-37,000 तक भी हुए 2022-23 में, यही रेशियो रहा है। इससे मुझे बहुत कष्ट इसलिए हुआ कि हमारे प्रदेश में वो सोशल मार्जिनलाइजेशन केवल नहीं है, जोग्राफिकल मार्जिनलाइजेशन एंड डिप्राइवेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की तो संभावना जोग्राफिकली ही कर्टेल हो जाती है। और ये एक दुखद मेरा अनुभव रहा है। मेरी आशा है कि झारखंड सरकार समय से सही पॉलिसी निर्णय लें ताकि सभी को समान अवसर का, इक्वल अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट के पास यदि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने का ऑप्शन ही नहीं है और केवल एक ही ऑप्शन है, तो कैसे उन्हें समान अवसर मिलेगा ना। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश compete करे कहीं के भी स्टूडेंट्स जो यहाँ के स्टूडेंट्स करते हैं। और कहीं भी जाकर मुझे लगता है आप लोग प्रभात खबर में बहुत ऐसे स्टोरीज आप लोगों को मिलते हैं। एक ही बात सिद्ध होती है कि पोटेंशियल, मेरिट एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसका कोई दूसरा स्टैटिस्टिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कैपेबिलिटीज़ का। इट्स द क्वेश्चन ऑफ अनइक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, समान अवसर नहीं मिलना। वो नंबर 1 है बात। और इसलिए मुझे बहुत कष्ट लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में जितने टीचर्स थे वो स्टूडेंट के प्रोपोर्शन से, जिसमें 222, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट नंबर टू रिमेंबर, तो 222 ही टीचर्स थे। अगर मान लीजिए आप मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, मान लीजिए 30 × 3 इतने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं MA और PhDs को मिला के, ठीक है, 1.1 कर लेते हैं इस टू 222 टीचर्स रेशियो आप निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट कैन बी इम्पार्टेड। ये मेरे लिए बहुत ही दुखद अनुभव रहा, और अनुभव नहीं, रियलिटी को फेस करने का रहा मेरे। और सिस्टम के कर्स को हम लोग सब जानते हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं उस पर और कमेंट नहीं करूँगी। परंतु प्रशासन, कठोर प्रशासक होने का इसमें बात नहीं है। गोइंग बाय द बुक्स, अगर गोइंग बाय द बुक्स इज़ अबाउट बीइंग कठोर प्रशासक, तो सो बी इट। क्योंकि अगर रूल्स रेगुलेशन जो बोलते हैं उसके अनुसार चलना तो आम बात होना चाहिए, इसमें कठोरता कुछ भी नहीं। ये पहली बात है। दूसरा, मैं समान अवसर, मैं जब सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में गई थी सर, तो मैंने यही बोला था, मेरे सारे निर्णय 3 मेरे जस्टिस के अनुसार होंगे। फर्स्ट इज़ जेंडर जस्टिस, नेक्स्ट सोशल जस्टिस, थर्ड नेचुरल जस्टिस। अगर 3 जस्टिस के दायरे में मेरे डिसीशंस नहीं है तो ज़रूर बतलाइएगा, क्योंकि तब मुझसे भूल हुई है।
मैं इंसान हूँ, गलती मेरे से हो सकती है, बट इफ़ any of my decisions are not within the scope of any of these three justice, then it's a mistake. और इसलिए मैंने उसी तरह से ऑल्दो नॉन स्टैट्यूटरी आम बोला जाए किसी किसी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि हमारे रूल बुक वेरी क्लियर हैं कि कौन कौन क्या अपॉइंट हो सकते हैं। तो जैसे हमारे DSW साहब, द सीनियर मोस्ट टीचर इन द यूनिवर्सिटी को मैंने DSW बना दिया। इट इज़ अनदर थिंग दैट ही केम फ्रॉम वन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स, सो बट मैं आई वेंट बाय नेचुरल जस्टिस देयर। और इसी तरह से मैंने काफ़ी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया फॉर्मली पर नॉन स्टैट्यूटरीली, और ताकि प्रशासन में सबका योगदान हो। मैं आदिवासी हूँ ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेटिक होते हैं प्रोसेसेस में, और इसलिए इन ऑर्डर टू इवन ब्रिंग दैट एलिमेंट इन यूनिवर्सिटी प्रशासन मैंने किया। तो अगर इसलिए मैं कठोर प्रशासक हूँ तो सो बी इट। जी, थैंक यू। मैम नमस्ते मैम। जी नमस्ते। कुलाधिपति राज्य में उच्च शिक्षा को लेकर बार बार चिंता जताते रहे। जी, तो झारखंड में आखिर क्या वजह है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में झारखंड पिछड़ रहा है, और क्या करना चाहिए इस पर? सर बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं भी बार बार इसी प्रश्न को सोचती रहती हूँ कि इसका उपाय क्या है, निराकरण क्या है। कि तकनीकी शिक्षा है ना, ये मुझे लगता है एक तो बात जो मुझे बोली जाती थी पहले मैं बचपन में, कि आदिवासी जिनका पॉपुलेशन यहाँ 30%, अभी तो सेंसस के अनुसार 30% माना जाता है ना, 27। अगर एक ये बड़ा तबका यदि उन पूरे एजुकेशन का जो फाउंडेशन है ना उससे वंचित किया जाए, तो हम बाकी 70% के लिए सोच रहे हैं। अब उस 70% में तो हम स्टूडेंट्स और टीचर्स की बात कर रहे हैं, परंतु क्षेत्र क्या है जिसको लोग प्रिफर नहीं करते। अभी दिल्ली में पोल्यूशन इत्यादि के कारण इतना ज़्यादा दिल्ली बदनाम हो रहा है, अदरवाइज़ तो हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर ही सोचते हैं सीधे, है ना। अभी हम जैसे मेरे जैसे लोग लिटरल घर, दूसरा वाला घर नहीं, लिटरली घर वापसी की सोच रहे हैं रिटायरमेंट के पश्चात। परंतु जब जोग्राफिकली भी डिप्राइव्ड एरिया माना जाए, तो आप मुझे ये बतला दीजिए कि अच्छे टीचर्स को अट्रैक्ट करने में के लिए कितनी मुश्किल होती है। यदि एक्सीलेंट टीचर्स आने के लिए राज़ी ना हो, तो उसी तरह से शिक्षा होएगी। अब स्टूडेंट्स भी बेस्ट स्टूडेंट्स मान लीजिए झारखंड के बाहर चले जाते, तो बोलेंगे टीचर्स नहीं, टीचर्स भी मध्यम वर्ग हैं, स्टूडेंट्स भी मध्यम वर्ग ना, स्टूडेंट्स कभी मध्यम वर्ग नहीं होते। मैं वापस जाना चाहूँगी मेरे स्टेटमेंट में कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी की कमी है, और इसीलिए मुझे लगता है टीचर्स जैसे भी यहाँ यदि शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, आप मुझे लगता है कि मैं जो अभी स्टेटमेंट दे रही हूँ और आपके सवाल का एक जवाब है कि कितने स्टूडेंट्स हर दिन क्लास आते हैं। इसके लिए तीसरा डिस्ट्रैक्शन है डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी ये बोला जाता है कि अभी के जनरेशन का अटेंशन स्पैन क्लास के लिए भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो यूट्यूब में जो एकदम घटिया कंटेंट होगा उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं रादर देन NPTEL लेक्चर्स भी, ठीक है, या अच्छे मूव कोर्सेज पे। तो ये अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के समय एक नई चुनौती है, परंतु इंस्टीट्यूशन चारदीवारी से नहीं बनती, इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर से नहीं बनती, इंस्टीट्यूशन टीचिंग लर्निंग से होती है, जिसके लिए एक कल्चर की आवश्यकता है कि टीचिंग लर्निंग कल्चर की आवश्यकता। जनरल प्राय अगर वो रेसिडेंशियल कैंपसेस हों जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स भी अगर 9 बजे रात तक, मैं भी 9:30 बच्चों को बोलती थी अच्छा हम सिस्टम शट डाउन करके आ रहे हैं,
7:30 बजे शाम को बोला होगा, नेक्स्ट घड़ी देखा तो 9:30 बज रहा है। यदि टीचर्स भी इसी तरह कमिटेड रहें अपने एकेडमिक्स के लिए, या तो लेक्चर प्रिपेयर कर रहे होंगे या तो रिसर्च कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी तो उसी तरह बिहेव करेंगे, ताकि ढाबे पर भी बैठकर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ही हो रहा है। हो सकता है यूपीएससी की तैयारी हो रही है। मैं यहाँ पर केवल यही बोलना चाह रही हूँ कि आईटी दिल्ली और जेएनयू के बीच में केवल एक रास्ता है, पर दोनों की लाइफस्टाइल लगभग सेम है, और इसीलिए हो सकता है यूपीएससी की तैयारी का माहौल ढाबे के पास होता है। आप कभी आएँ तो वहाँ देखिएगा, अभी भी कोविड के बाद और अभी ढाबों पर जब कर्टेल हो गया है टाइमिंग का, तब भी जैसे शाम ढलती है उनके डिस्कशन फोरम्स शुरू हो जाते हैं ढाबे पर। तो इस तरह से जब तक किसी ना, हमें कल्चर चाहिए, टीचिंग लर्निंग का कल्चर चाहिए और एजुकेशन का कल्चर चाहिए। टीचर्स केवल लेक्चर देकर अपने घर वापस जाएं या ट्यूशन पढ़ाएं, इससे एजुकेशन नहीं होएगा। और तकनीकी एजुकेशन और हमारा जो कोचिंग इंडस्ट्री के कारण भी एजुकेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है मैं एज अ टीचर अपने लेक्चर के बाद अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करूं, और ये है अभी भी झारखंड में प्रेवलेंट, तो ये कल्चर चेंज की आवश्यकता है। मैम मनोज, जी ये राज्य गठन का लगभग 25 साल होने वाला है, लगभग आदिवासी अभी भी पीछे रह जा रहे हैं, मुख्य धारा से नहीं जुट पा रहे हैं, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं पा रहे। किस रूप में देखती हैं आप, कैसा लगता है? जी मनोज जी, आप अगर झारखंड के अंदर के लोगों की बात कर रहे हैं, झारखंड के अंदर, तब तो आपकी बात अर्ध सत्य से थोड़ा सा ज़्यादा सत्य हो सकती है, पर आप झारखंड के बाहर देखिए ना। मैं तो बाहर निकली तभी यहाँ इस ऊंचाई तक छलांग लगाने सकी हूँ, क्योंकि लॉन्ग जंप या हाई जंप आप देखिए, उसमें पीछे से दूर से आकर छलांग लगानी पड़ती है, लाइन पर से छलांग नहीं लगाते ना। और इसीलिए मुझे लगता है कि झारखंड में और सुदूर बहुत ही ग्रामीण इलाके के भी जो माता पिता शिक्षा के प्रति जिनकी धारणा बहुत ये सजग वाली थी, उन्होंने किसी भी तरह से अपने बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की, और उन्हीं के सपोर्ट के कारण उन बच्चों ने, अपने माता पिता के बच्चे, पर हमारे लिए तो स्टूडेंट्स बोलेंगे, जवान बोलेंगे, यूथ बोले, वो जो जहाँ बेस्ट शिक्षा मिल सकती थी वहाँ पर चले गए, तो उन्होंने अच्छा ही किया है। और अभी स्टेट में एक अच्छा माहौल ये है कि बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में, यूके की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और मुझे कल परसों ही पता चला कि ये स्कॉलरशिप की संख्या 50 हो गई है। जब 50 स्कॉलरशिप होल्डर्स यूके आज जाकर पढ़ सकते हैं, मुझे ये भी पता चला है कि यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी इसका MOU होगा, जर्मनी के साथ होगा, दूसरों के साथ होएगा। और जब यहाँ के स्टूडेंट्स को, सो देखिए, ये अवसर की बात है मनोज जी, ठीक है, किसी के अपने कैपेबिलिटी और पोटेंशियल की बात नहीं है, अवसर की बात है। अवसर कहाँ खुल रहे हैं? हो सकता है अवसर हमारे भुवनेश्वर में खुले हैं, हो सकता है अवसर पहले तो पटना तो भी एक ही था ना, तो इसलिए सब लोग पटना चले जाते, तो वही सेंटर हुआ करता था। रांची उस समय सेंटर नहीं था, पर बहुतों के लिए रांची पहला पावदान था, मतलब सीढ़ी का पहला पायदान रांची हुआ करता था बहुतों के। कुछ लोगों के लिए पटना था, कुछ लोगों के लिए BHU था, और कुछ लोगों के लिए दिल्ली था। या तो लोग इसी क्रम में बाहर जाते रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश में यही एजुकेशनल ये जर्नी रहती है, हर स्टूडेंट की यही जर्नी रहती है। तो इसलिए झारखंड में स्टूडेंट्स अगर पिछड़े, या हम पिछड़े हैं आप बोलिएगा, तो ये होता कि यहाँ से स्टूडेंट बाहर जाने नहीं सकते। जब यहाँ से स्टूडेंट बाहर जाने सक रहे हैं, इसलिए इसका मतलब हम पिछड़े नहीं हैं। पहली बात यहाँ से, क्योंकि वो क्रम जो बिहार और झारखंड के अलग होने के पहले का जो क्रम था ना, वो अभी भी मेंटेन हो रहा है। तो ये बात अलग है कि झारखंड के अंदर वो समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जो कि इन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को मिलता है। BHU की हिस्ट्री कितनी पुरानी है बताइए? पटना यूनिवर्सिटी या पटना विमेंस कॉलेज कितना पुराना है ये बताइए? तो उन इंस्टीट्यूशंस को भी बनने में इतने साल लगे हैं। BHU 100 से भी पुराना है ना, JNU केवल 50 है। ये बात अलग है कि JNU को अलग तर्ज पर बनाया गया,
और इसीलिए और DU की हिस्ट्री JNU से डबल से भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिसोर्सफुलनेस को कभी नहीं नकार सकते, जो कि आज भी रेलेवेंट है, जहाँ यहाँ के बच्चे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब झारखंड नहीं हो सकता है यहीं अंदर में अवसर कम प्रदान किए हों, परंतु यहीं पर मैं बोलना चाहूँ, हमारे यहाँ अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, हमारे पास NLU है, हमारे पास जब बहुत जगह दूसरी जगहों में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशन नहीं था, उस समय से रांची में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशन है, निफ्ट है, ये सारे तो हो गए हैं। इसलिए अब आप हो सकता है आप यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, पर बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है? हम मूव कर रहे हैं, हो सकता है जिस चाल से हम चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत फास्ट स्पीड हो गई है पूरी दुनिया की, तो वो स्पीड से हो सकता है हम थोड़े कम हैं, पर ये देखिए, ये देखना है कि मतलब एजुकेशन के लिए रांची को किस किस इंस्टीट्यूशन या किस एरिया के लिए अभी भी बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैं अभी भी सोचती हूँ कि अब मुझे आशा है कि 10 साल में, आज से लेकर 10 साल में SKMU में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे केवल MA इन संताल कल्चर स्टडीज़ पढ़ने के लिए। तो इसी तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में टाइम लगता है। जी नमस्ते राजीव। नमस्कार मैडम, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आदिवासी ज्ञान, संस्कृति, परंपरा, इसके संरक्षण के लिए क्या होना चाहिए आपके विचार? आपने तो संरक्षण बोला है ना, तो परंतु एक तो ये है कि देखिए, ये सारी परंपराएं और ज्ञान, सबसे पहला तो है ये ओरल ट्रेडिशन में है, और ओरल ट्रेडिशन में उसी भाषा में, उसी भाषा के गानों में, उसी भाषा के उसी समाज के रागों में है। जब तक वो मेंटेन रहेगा, वो ज्ञान परंपरा रहेगा, पहली बात तो वो है। तो इसीलिए जो ओरल ट्रेडिशन है उसको डिक्लाइन करने से रोकने का एक उपाय ये है कि उन भाषाओं का संरक्षण इस मायने में हो कि वो भाषा चालू रहे, उन भाषाओं के स्पीकर्स की संख्या कम ना हो। आबादी तो बढ़ती है, पर इन भाषाओं की इन बोलियों को बोलने वालों की संख्या घट रही है। उसके लिए एक तो चैलेंज है मॉडर्न एजुकेशन या कॉलोनियल एजुकेशन। अब जब हम हिंदी मीडियम या तमिलनाडु में तमिल मीडियम के और इंग्लिश और कॉलोनियल एजुकेशन साथ साथ चल रहा है, तो मुझे लगता है हमें कोप करने के लिए सीखना होगा कि मैं कुड़ुख बोलते हुए कुड़ुख और इंग्लिश में एजुकेशन पाऊँ। और हिंदी तो बाज़ार की भाषा है, वो तो बोल ही लेंगे जब लेनी देनी करनी है बाज़ार में। अगर एजुकेशन के लिए हिंदी नहीं और इंग्लिश से मुझे इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस के लिए चाहिए, तो मैं कुड़ुख और इंग्लिश के साथ अपना एजुकेशन करूं, और हिंदी सीख ही लेंगे, है ना। तो मैं एंटी हिंदी बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं केवल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, कुड़ुख और इंग्लिश, है ना। तो इस तरह से बोली को, बोलने वालों की संख्या को या तो मेंटेन करना है या तो बढ़ाना है, और इसके लिए दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो भाषा के प्रति और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान। यदि मेरे संस्कृति और भाषा को डेनिग्रेट किया जाए, उसको तुच्छ जाना जाए, तो मैं ही जब क्लास 1 या 2 के बाद अपनी भाषा को ज़बरदस्ती छोड़ दूं क्योंकि उसको तुच्छ बताया गया, तो इसीलिए अब आवश्यकता है कि इन बोलियों के बोलने वाले लोगों के मन में उसके प्रति स्वाभिमान और डिग्निटी के भाव आए। यदि इन बोलियों में पहली दूसरी कक्षा में एजुकेशन मिले, एजुकेशन सिस्टम में भी इन बोलियों को या भाषाओं को वो डिग्निटी मिले, एजुकेशनल एकेडमिक डिग्निटी मिले, तो हो सकता है ये डिक्लाइन
इन ऑफ स्पीकर कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर रहेंगे ही। और इसीलिए जिन भाषाओं में, हमारे झारखंड में भी ऐसी भाषाएं हैं जो एकदम लुप्त होने के कगार में हैं। और मेरे प्रेस नोट में हमारे प्रेस नोट में मेरा कोटेशन भी है कि वी आर ऑन द टाइम इज़ रनिंग आउट एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग सम ऑफ द लैंग्वेजेस। लैंग्वेज को मेंटेन कर लेंगे, लैंग्वेज के बोलने वालों को डिक्लाइन से हम प्रिवेंट कर पाएंगे, तो ये सबसे पहला ये है, क्योंकि उसका ओरल ट्रेडिशन को मेंटेन होना सबसे पहली बात है। दूसरा, एकेडमिक डिग्निटी के लिए इन भाषाओं को एकेडमिक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हर संभव प्रयास होगा, जैसे हमारे इस यूनेस्को चेयर के काम के द्वारा होगा। क्योंकि संरक्षण के लिए केवल गेट पर ताला लगा देने से नहीं होता, गेट खोलना है, आना जाना होना है। हमारे बोलने वालों की संख्या, जितना भी उरांव लोगों की तादाद है उससे ज़्यादा लोग अगर कुड़ख भाषा बोलने लगें, मैं संताली बोलने लगूँ, मैं संताली सीख जाऊँगी, पूरा तो मुंडारी भी समझ जाऊँगी। और ये एक ब्यूटी होती है रीजनल भाषाओं की सुंदरता है कि शायद एक भाषा को जानने से दूसरी भाषा भी समझ में आ जाती है। बंगाली जानने से उड़िया और असमिया दोनों आ जाती है, थोड़ा नेपाली भी मैनेज हो जाता है। तो ये रीजनल लैंग्वेजेस की एक सुंदरता है, और इसलिए इन आदिवासी भाषाओं को वो मान सम्मान और डिग्निटी मिले जिससे बच्चा जो एजुकेशन में आते हैं, और हर पेरेंट जो हो सकता है स्कूल ड्रॉप आउट है, उनको भी घमंड हो जाए कि मेरी भाषा में मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं शुरू में, और अंत में रिसर्च भी कर पाएंगे। बीच में चाहे किसी भी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स पढ़ाया जाता है, वो बीच में पढ़ लेंगे, क्योंकि उसी में हमारे बुक्स हैं। मैं नहीं चाहूँगी कि MBBS और BTech के टेक्स्ट बुक्स को कुड़ुख भाषा में ट्रांसलेट किया जाए, मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो ट्रांसलेशन के लिए 100 साल लग जाएंगे वो सब करने के लिए, परंतु उसमें टाइम निकल जाएगा। और परंतु आरंभिक शिक्षा अपनी भाषा में हो। मैं ये भी नहीं चाहूँगी यहाँ पर हर मुंडारी भाषी प्रवीण जी के बच्चे मुंडारी में यहाँ अभी सीखें, वो तो सिखा देंगे घर में, और इसलिए स्कूल में उनको सीखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, परंतु स्कूल में उनकी भाषा को डेनिग्रेड ना किया जाए। तो इस तरह से एक और अलग कल्चर के माहौल की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे को सम्मान के साथ देखें, हर एक की विविधता के कारण उनको सम्मान दें। थैंक यू। नमस्ते मैम, राजेश जी मैम, एक सवाल है आपसे कि सत्ता शासन समाज के वंचित तबके के लिए कितना ईमानदार रहा है? वो कहना चाहते हैं कि सत्ता, अच्छा अभी जो अभी नहीं, ऐसे इन होल जो गवर्नेंस है, जो सत्ता है, वो कितना ईमानदार रहा है कि ट्रैक लोगों के लिए बन सकते, तो इन होल और तरीके ईमानदारी की बात करें तो मुझे लगता है कि आप लोग मीडिया और प्रेस वालों को जितना खुशबू मिल जाती है, उससे ईमानदारी को आंकना ज़्यादा आसान है। दूसरा है पॉलिसी, और तीसरा है पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी में तो पूरी ईमानदारी दिखाई पड़ेगी, परंतु इम्प्लीमेंटेशन में ही वो गैप आता है। और जिस सम्मान और मान की मैं बात कर रही थी ना, जब तक वो कल्चर नहीं आएगा तब तक इम्प्लीमेंटेशन में वो ईमानदारी दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमें मतलब सामाजिक लेवल में, हम सामाजिक प्राणी हैं, ये जो कल्चर चेंज की अपेक्षा मैं कर रही हूँ, और मेरी आशा है कि 4 साल में थोड़ा सा मैं उसमें फ़र्क ला सकूँ कि हम लोग एक दूसरे को सम्मान के साथ देख रहे हैं। ये केवल एक साइड सम्मान नहीं है, बोथ साइड सम्मान वाली बात है। तो वो जब आ जाएगी तो क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी हर स्कूल के प्रिंसिपल को है, या फिर हर सेक्शन ऑफिसर को है जो प्रशासन में है, और क्योंकि अपने क्षेत्र के प्रति यदि एक वफादारी की बात हो तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी ईमानदारी आ सकती है। तो जब तक वो परस्पर सम्मान का माहौल नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बनती, कभी भी हानि की पॉलिसी नहीं बनती।
सत्ता के द्वारा वो फ़ायदे की ही बनती, पहली बात। परंतु उसमें ऐसा, ये मेरा मानना है, आदिवासी होने के नाते मेरा मानना है कि जो डेवलपमेंट से संबंधित पॉलिसीज़ बनती हैं वो उसमें परस्पर सम्मान की बात की कमी रही है। इसलिए कुछ समय के पहले जो पॉलिसीज़ बने तो उन पॉलिसीज़ में वो सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ परस्पर जिसको डिस्कशन डेलिब्रेशन के साथ और अप्रूवल के साथ, जैसे किसी गांव से होकर सड़क को जाना है, यदि अभी मुझे पता है कि एक आदिवासी गांव जो नहीं काफ़ी गांव है वहाँ पे उड़ीसा में, जो कि लैंडलॉक हो जा रहे हैं, मतलब 3 तरफ से रेलवे लाइन उनको लॉक कर दे रहे हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे आप बता रहे थे रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूल जाना है। परंतु यदि पॉलिसी ये होती है कि किसी को वहाँ नहीं लॉक होना है, या होना भी है तो अंडरपास तो बना दीजिए, ओवरब्रिज तो बना दीजिए, जो भी बना, उसका नहीं होएगा। तो ये ईमानदार, ये जो परस्पर सम्मान की का कल्चर जब तक नहीं आएगा तो इस तरह से डेलिब्रेशन नहीं होएगा और डिस्कशन, और सबकी, जैसे आदिवासियों के निर्णय ना मेजॉरिटी से नहीं होते। आदिवासी डेमोक्रेसी मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी नहीं है, वो कंसेंसस की डेमोक्रेसी है। और इसलिए कंसेंसस के बेसिस पे जब पॉलिसीज़ बनेंगी या पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन होंगे, तब के लिए जो होएगा, तब मुझे लगता है ईमानदारी हो सकेगी। परंतु इसलिए कल्चर चेंज की आवश्यकता है कि परस्पर सम्मान की। जी, फिर राजेश का सवाल चूँकि एकोमोडेट हो चुके थे, हाँ, इसीलिए ठीक है। तो साथियों, सवाल जवाब का कम अब शुरू हुआ। मैम, अगर लगता है कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप और कर सकती हैं। मुझे लगता है लगभग सारी चीज़ें सिमट गई हैं। हाँ, और शायद मैंने ये भी बताया कि इस यूनेस्को चेयर के तहत जो डेटा सॉवरेनिटी एंड नॉलेज गवर्नेंस की बात है, जो कि टेक्नोलॉजी का टर्म का एलिमेंट होगा, कंपोनेंट होएगा, तो वो भी मैंने कवर कर लिया है। परंतु मुझे वापस, मैं जब ये हमारा सारी प्रक्रिया फॉर्मेलिटीज़ जब कंप्लीट हुई, मेरी कोलैबोरेटर डॉक्टर एमी पेरेट के यूनिवर्सिटी में और पेरिस यूनेस्को के ऑफिस के साथ सारे पेपरबाजी कंप्लीट हो गई थी, सिग्नेचर इत्यादि, और उस समय मैं रांची में थी और उस समय ये बात हुई, तो ये मेरे लिए बहुत ही आत्म सुख, एकदम शांति की बात हुई है। और कि बहुत अच्छा लगा कि जब मैं यहाँ थी, मेरा जन्म रांची में हुआ है, बर्नाबास हॉस्पिटल में तो ये मेरा जन्म स्थान है। तो उस तरह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब मैं यहाँ थी उस समय हुआ। आप सबों से मिलने का नहीं तो अवसर नहीं हो पाता, और जब मैं यहाँ हूँ उसी समय यूनेस्को चेयर की चर्चा मैं यहाँ कर पा रही हूँ। नहीं तो हो सकता है प्रभात खबर में किसी नेशनल न्यूज़पेपर से इधर आता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।